नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। मुंबई महानगर पालिका चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है कि ऐन मौके पर बीजेपी ने मुंबई में एक दांव खेला है। मुंबई के अध्यक्ष अब तक थे आशीष शेलार, एडवोकेट आशीष शेलार, जो बांद्रा से विधायक हैं इस समय बीजेपी के, और अमित शाह इनके करीबी माने जाते हैं। और ऐन चुनाव के कुछ समय पहले ही मुंबई अध्यक्ष बदल दिया गया है। दरअसल अध्यक्ष बदला जाना ही था, उनका टेन्योर समाप्त हो गया था, लेकिन ऐन चुनाव के मौके पर बीजेपी करेगी ऐसा या नहीं करेगी, इसको लेकर एक चर्चा का माहौल था। इसी बीच बीजेपी ने अमित साटम इन्हें मुंबई अध्यक्ष नियुक्त किया है। अमित साटम ये बीजेपी के मुंबई से ही विधायक हैं। 2 टर्म के, ये दूसरी टर्म है उनकी विधायकी की। कांग्रेस के पास से जो कांग्रेस का मजबूत एरिया था, यहां पर अशोक जाधव नाम के कांग्रेस के एमएलए हुआ करते थे, उन्हें चुनाव में हराकर वो विधायक बने और उन पर अब दारोमदार है मुंबई महानगर पालिका चुनाव जितवाने का। आखिर प्रवीण दरेकर ये भी इस रेस में थे। कुछ लोगों का कहना है कि योगेश सागर ये भी रेस में थे। मंगल प्रभात लोढ़ा, इनके नाम की भी चर्चा चल रही थी। एडवोकेट आशीष शेलार, इन्हीं के नेतृत्व में बीएमसी चुनाव संपन्न होगा और बाद में अध्यक्ष बदला जाएगा, यह भी चर्चा में था। लेकिन इससे पहले ही अमित साटम इनकी घोषणा हो गई। तो जब अब अमित साटम ये मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष बन रहे हैं, कितने प्रभावी हैं, कितना असर डाल सकते हैं और मुंबई की राजनीति में वो कितना बदलाव लाएंगे, इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान है, जयंत माइंडकर जी। जयंत माइंडकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। कई सारी टेलीविजन चैनल, अखबार इत्यादि पे उनके लेख चलते हैं, वो गेस्ट अपीयरेंस के रूप में आते हैं और आज हमारी यूट्यूब चैनल पर वो आए हैं। जयंत जी, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। अमित साटम कितना मजबूती से जवाब देंगे? अ, आपके सवाल में जितनी मजबूती है, उतनी मजबूती महाराष्ट्र में अगर किसी नेता में है, तो वो सिर्फ है देवेंद्र फडणवीस। और देश में है नरेंद्र, यानी नरेंद्र देवेंद्र। इसके अलावा जो भी कोई नाम आते हैं, वो एक नाम चलाने के लिए होते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। एक ज़माने में इस प्रकार से कुछ कांग्रेस चला या चला चलती थी, ऐसा बोला जाता है, लेकिन ये भी फैक्ट है। तो आज इसी प्रकार से चल रहा है। जो आपने क्रोनोलॉजी में बताया कि प्रवीण दरेकर का नाम आया था। प्रवीण दरेकर जबकि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तब मेरे ख्याल से उनको विरोधी पक्ष नेता के रूप में भी उनको मनोनीत किया था। उस वक़्त देवेंद्र फडणवीस के ऊपर एक बहुत टीका हुई थी, जो मीडिया में थी, इंटरनली हो गई होंगी वो बात अलग है, कि बाहर से आए हुए लोगों को आप सर पे बिठा रहे हैं। एक बहुत टीका हुई थी। फिर मुंबई बैंक में उनके घोटाले वगैरह जो भी, जिसके ऊपर कई बार आरोप लग चुके हैं, वो भी सामने लाने की कोशिश की गई। तो ये बीएमसी इलेक्शन और 75,000 करोड़ अपने हाथ में बिल्कुल आ गए, ऐसा जिस वक्त भाजपा समझ रही है, उसी वक्त किसको सामने लाए? तो दरेकर को अगर सामने लाए, तो जो संघ परिवार का, भाजपा का जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है, वो नाराज इसके लिए हो जाएगा क्योंकि दरेकर तो ओरिजिनल शिवसैनिक, बाद में मनस से, और फिर बाद में बीजेपी, ऐसे रास्ते से आए हुए हैं। फिर आपने जो बोला आशीष शेलार के अंडर ही रखना, इसमें कार्यकर्ताओं की एक जो फौज रहती है, वो नाराज हो जाती है। भैया आपने उनको मंत्री किया है, वो तो क्रिकेट में भी अभी बड़े हुद्दे पे है,
तो एक आदमी के पास कितने पद रहेंगे? तो बीजेपी जैसे चलती है, कार्यकर्ताओं को कुछ ना कुछ सवलत देती रहती, तो वो एक प्रॉब्लम था। तो मंगल प्रभात लोढ़ा का प्रॉब्लम ये है कि हालांकि उनके कई बिजनेस इंटरेस्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वगैरह है, तो वो अपने पास ये मुंबई बीजेपी का अध्यक्ष पद रखेंगे या अपनी मिनिस्ट्री रखेंगे? तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री वही उन्होंने प्रिफर किया। आशीष शेलार अभी तक था, मिनिस्ट्री रखेंगे या यहाँ आएंगे वही। प्रवीण दरेकर के बारे में मैंने बोल दिया कि विरोधी पक्ष नेता जब बने थे तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि आपने बाहर वाले को सर पे क्यों बिठाया। फिर बात आती है योगेश सागर। उस वक्त मैं मेरा ये मानना है कि नॉन मराठी मराठी का जो अभी थोड़ा सा बात चल रही है, अगर योगेश सागर आगे आते थे तो शायद उसको एक बढ़ावा मिल जाता था। उद्धव ठाकरे बिल्कुल सर चढ़ा के बोलते थे कि ये तो देखो, वही तो बात हो गई ना, नॉन मराठी लाके बिठाया। तो नॉन मराठी लाया, साटम, मराठा, ओबीसी सबको एक साथ बांध के रखने वाला, पार्ला एरिया का सेकंड टर्म, इस प्रकार से एक कैलकुलेशन करके जो संघ का आदमी है, जो विद इन मराठी कम्युनिटी भी जो एक सब लोगों को अपने साथ वो उस तबके का आदमी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड टर्म एमएलए है, यानी कि सीनियोरिटी में कोई ऐसा बोल नहीं सकता। और हमारे आपके दर्शकों के लिए ये ऐसी एक बात है, क्योंकि एक जमाने में जबकि गोपीनाथ मुंडे सब कुछ हुआ करते थे भाजपा के, तब यही अमित शाटम वर्चुअली उनके पीए हुआ करते थे। और आपके दर्शकों को यह भी बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस उस वक्त भले ही नागपुर के थे, लेकिन नितिन गडकरी के गुट में नहीं थे। नितिन गडकरी का उनका तब से, जब से नितिन गडकरी पूरे भाजपा के ऑल इंडिया के अध्यक्ष बने, तब से इमीडिएटली देवेंद्र फडणवीस ज्वाइन हो गए गोपीनाथ मुंडे के ग्रुप में। नितिन गडकरी अलग थे और देवेंद्र फडणवीस गोपीनाथ मुंडे के ग्रुप में। तो एक तरीके से अमित शाटम और देवेंद्र फडणवीस के जो रिलेशन है वो तब से है। और आज एक अपॉर्चुनिटी लेके उन्होंने एक जमाने के अपने अपने ही गुरु के कलीग को एक प्रकार से उठाया है, एकदम मुंबई का अध्यक्ष बना दिया है। हालांकि ये भले ही वो मान के चल रहे हैं कि हमारे हाथ में बीएमसी आ गई, ऐसा करीब करीब मान के चल रहे हैं। जिस प्रकार से वो टेक ओवर हुआ, वैसे भी रविंद्र चौहान का होने के बाद ये तो एक्सपेक्टेड था, वो तो हुआ। लेकिन ये 113 तक या 114 तक पहुंचने की जो भी कोई बात है, वो इतनी आसान नहीं है। वो पिछली बार आके 82 तक रुक गए थे। और अगर जो बातें चल रही है कि राज और उद्धव साथ में आ गए और उनको कांग्रेस ने सपोर्ट किया, तो इक्वेशन बहुत बदल सकता है। और देवेंद्र फडणवीस जो अपने आप को ने पॉलिटिकली मैच्योर्ड वगैरह मानते हुए, और खुद नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर अमित शाह, इन सब का कंट्रीब्यूशन किसी स्टेट से भी ज्यादा मुंबई के ऊपर इसके लिए है क्योंकि फिर मैं बार बार वही दोहराता हूं, 75,000 करोड़ हाँ, पर बिल्कुल। ईयर, एक 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 पर नाम और ईयर भी था, इसका एक बजट। नाम एक नाम और भी था, सुनील राणे। वो भी इस रेस में थे। ठीक। माना जा रहा था, बोरीवली से विधायक रह चुके हैं हाँ हाँ हाँ। और अब वो बोरीवली के विधायक नहीं है। उनका नाम भी इस रेस में था। मेरे ख्याल से वो फॉर्मर मंत्री कोई है, दत्ता राणे उनके चिरंजीव है। और उनको अभी किसी कमेटी पे या कहीं तो भी मैंने ऐसा नाम पढ़ा कि उनको कहीं चेयरमैनशिप या कुछ तो भी दे दिया। लेकिन वो जिसको बोलते हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में है क्या, नाम चल रहा था वही उसी कास्ट बैलेंसिंग फैक्टर में ही। साटम राणे वो कास्ट बैलेंसिंग के लिए वो नाम चल रहा था। लेकिन ये एमएलए भी है, और जो मैंने कनेक्शन दिया गोपीनाथ मुंडे का, इसकी वजह से ये आगे चल गया, ऐसा मुझे लगता है। जैन जी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जो है वो अब एकदम करीब आ चुका है। लगभग 3-4 महीने में ही ये चुनाव होगा, ऐसा
लग रहा है अक्टूबर में होगा या जनवरी फरवरी अगले साल में आसपास में ही होने की संभावना है। अमित साटम, इनके ऊपर जो जिम्मेदारी आई है उसको निभाने में अब कितने रोड़े हैं उनके रास्ते में? सबसे बड़ा रोड़ा इतना ही है कि उद्धव राज और कांग्रेस अगर ये ऐसा अलायंस उन्होंने देखा तो बहुत बड़ी मुसीबत उनके लिए हो, क्योंकि वैसे उनको उनके अजीत पवार के गुट का कुछ कुर्ला वगैरह वही वो अपने नवाब वली का काम छोड़ के कुछ काम नहीं है। शिंदे वही सीटें हैं जहां उनके लगते हैं वही, या तो यहां तक हमने देखा है कि क्या अपनी शाइना शाइना एनसी ओरिजिनल बीजेपी की जब जरूरत पड़ी तो शिंदे सेना में चली गई, भले ही वो हार गई। तो यानी शिंदे सेना को मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो मैनेज हो जाएंगे। उनके सामने रियल क्वेश्चन यही है कि ये तीन अगर इकट्ठे हो गए, क्योंकि जैसे मैंने बोला कांग्रेस के पास भले ही केवल 30 कॉर्पोरेटर होंगे आउटगोइंग में, लेकिन आज भी मुस्लिम दलित जो एक बड़ा तबका है वो कांग्रेस के पास है और वो राज से भी ज्यादा वोट्स है। तो उद्धव राज और अगर कांग्रेस इनका अगर अलायंस हो जाएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। हालांकि उद्धव और राज के अलायंस में ही, भले ही आपने नहीं पूछा मैं अपने आप बोल देता हूं कि सब कुछ चल रहा था ठीक, लेकिन क्या वो परसों कार पार्किंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर देवेंद्र फडणवीस को जाके मिले। अब ठीक है, कार पार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये मानता हूँ, आप भी कार चलाते हैं, मैं भी चलाता हूँ, लेकिन क्या वो इतना इंपॉर्टेंट है कि जाके एकदम देवेंद्र फडणवीस को मिले? चलो ठीक है। फिर दूसरे दिन आशीष शेलार को अमित उनके चिरंजीव मिले। होता है क्या, वेरी सिंपल, हम अपना काम करने लगते हैं पत्रकार लोग, हम इन्हीं मीटिंग्स में बिटवीन द लाइंस ढूंढने लगते हैं। फिर वो बोलते हैं अरे आपको समझता नहीं, आपको पता नहीं, हम तो चाय पीने के लिए गए थे। अरे भले ही आप चाय पीने के लिए गए होंगे, चाय पीते पीते आप हमको कुछ बातें दे रहे हैं, अब हम तो आपको पूछते रहेंगे, आपने नहीं बोला फिर भी हम लिखते रहेंगे और बोलते रहेंगे। और एक इस प्रकार की बात चली है कि इसी प्रकार राज ने 2006 से 2025 तक 19 साल में पांचवी छठी बार अपनी भूमिका बदली और आखिरी बार वो वहीं वापस आए जहां से निकले थे, यानी उद्धव को छोड़ के। अब अगर उन्होंने फिर से बदला तो उनके लिए बहुत ही ये पॉलिटिकली बहुत यानी ह्यूमिलिएटिंग होगा, पॉलिटिकली डाउनफॉल होगा, ऐसा लोगों का भी मानना है। एक प्रकार का अपना एनालिसिस है। और ये जो दो मीटिंग मैंने बताई देवेंद्र और आशीष शेलार की, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। फिर उन्होंने एक पैचअप के लिए परसों एक ऐसा भी किया, चलो उद्धव जी आप हमारे यहाँ गणेश दर्शन के लिए आ जाओ। तो एक ये सिंपल बात इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो आपने कहा वो सही है कि नवंबर में होंगे या फरवरी में होंगे। मेरे ख्याल से बीएमसी के इलेक्शन फरवरी में होंगे, फरवरी अभी 2026। हेलो। अमित साटम ये जब हाँ। सड़क पर उतरेंगे, मैंने उनको चुनाव लड़ते हुए देखा, विधानसभा का चुनाव जो उन्होंने लड़ा था। अशोक जाधव अशोक जाधव को विले पार्ले अंधेरी वेस्ट कह दें या विले पार्ले वेस्ट कह दें, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे मजबूत नेताओं में से वो एक माने जाते थे। 2-3 बार वो भी चुन के आए अशोक थे। यादव ये सुनील दत्त के करीबी हुआ करते थे और ये वो लीडर थे जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे के खिलाफ बीएमसी के कॉरपोरेशन में आवाज उठाई थी और वो समय था जब बाला साहेब ठाकरे के खिलाफ कोई भी व्यक्ति बोलने का मादा नहीं रखते थे। अमित साटव उनके सामने चुनाव लड़े, उन्हें चुनाव हराया और आज पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत मजबूती से उन्होंने पकड़ के रखी हुई है। कुल मिलाकर के उन्हें डार्क हॉर्स गिना जाए और अगर ये चुनाव वो जितवाते हैं तो उनके मतलब वो मुंबई अध्यक्ष होंगे। उस दौरान अगर पालिका में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो कितना बड़ा पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट माना जाए। ये तो बात सही है कि अगर वो समझो खुद के बलबूते पे आ गए बीजेपी, जो 113 114 की जो बात है वहां तक आ गए, तो नेचुरली
अमित साटम को उसका बेनिफिट मिलेगा, मिनिस्ट्री या जो भी कुछ है पॉलिटिकली अपनी अपनी पार्टी में जो भी कुछ मिलेगा, या वर्चुअली यूं समझो कि वो बीएमसी चलाएंगे, ये तो बात होनी ही है। अब बात आपने कहा कि वो अशोक जाधव को उसने नेचुरली 2014 और 19, 14 के पहले के चुनाव में अलग मानता हूं और 14 और 19 का चुनाव में अलग मानता हूं, क्योंकि एक वो वेव चली थी कुछ, क्या वो जिस प्रकार से कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में करके एक अमिताभ ने कैंपेन चलाया था, तो ये अच्छे दिन, अब ये अच्छे दिन, फिर वो हिंदुत्व, इसका जो एक कॉम्बिनेशन हुआ, तो 14 और 19 में जो आ गए वो इसी में आ गए, ऐसा मेरा मानना है। ये रियलिटी है, क्योंकि 14 के पहले की बात क्या थी और 14 की बात क्या हो गई, तो ये एक वेव, हर एक जगह एक वेव है, तो इस प्रकार से ये वेव में आ गए। अब ये बात सही है कि क्या वेव तो नहीं रहेगी, लेकिन मैंने जो बोला सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो यही रहेगा फरवरी तक। अब ये कब तक चलेगा, राज और उद्धव का हम आपके घर आते हैं हम किसके घर जाते हैं, ये जो भी कोई मामला है, ये राज और उद्धव कब रेटिफाई करेंगे, और क्या सबसे बड़ा जो अभी मैंने एक वही रिएक्शन दिया कि केवल राज और उद्धव का नहीं है, क्या राज को कांग्रेस एक्सेप्ट करते हैं, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये सब इक्वेशन कब तक होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से जिस दिन या तो अंदर तय भी हो गया होगा, वो बाहर नहीं लाएंगे, जिस दिन अनाउंस होगा उस दिन 8 एक दिन में अपने सामने आ जाएगा। बस ये दो इंपॉर्टेंट रोड़े अमित साटम के सामने है। अगर ये दोनों नहीं हुए, यानी यूं समझो कि या तो उद्धव राज इकट्ठे नहीं हुए, या तो कांग्रेस ने राज को ना बोला, मुझे दूसरी चीज होने के चांसेस बहुत कम लगते, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है बीएमसी का इलेक्शन यानी क्या है। हाँ, अगर उद्धव राज का नहीं हुआ अलायंस, तो ही आगे के प्रॉब्लम्स है। तो यही अमित साटम की बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, जी यही। बिल्कुल। अगर नहीं, अगर उनका अलायंस हुआ, तो अमित साटम इज फेसिंग अपहिल टास्क। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया जयंत माइंडकर जी, आपने विस्तार से हमारे साथ बात की। तो दोस्तों, अमित साटम, इनके हाथ मुंबई भाजपा की कमान है। पूरी ताकत से वो लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुंबई महानगर पालिका आखिर वो जितवा पाते हैं या नहीं, ये उनके लिए एक अल्टीमेट फाइट है। बीजेपी के पुराने हैं, गोपीनाथ मुंडे इनके एक जमाने में बहुत करीब रहे हैं, और अब ऐन चुनाव के मौके पर जब उनको चैलेंज मिला है, जो उन्होंने स्वीकारा है, तो देखना यह है कि वो आगे वार्ड लेवल पे या मुंबई लेवल पे कौन सी नियुक्तियां करते हैं, किस तरह से प्रचार में आगे बढ़ते हैं, कितना दमखम दिखाते हैं, और किस तरह से मुंबई चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप क्या मानते हैं अमित साटम इनके विषय में? वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।